नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संसद में चौतरफा गिरी मोदी सरकार की, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बढ़ते विवाद की, देखेंगे बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार को, बीजेपी को कुणाल कामरा की खुली चेतावनी को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे शिवसेना बीजेपी की टूट पर फडणवीस के खुलासे को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सरकार बनने के 27 साल बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। स्वच्छता और पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए, तो महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब के लिए केंद्र को दिया 4 हफ्ते का समय। विपक्ष ने बताया राजनीतिक भावना से प्रेरित। यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी सरकार के खिलाफ तेज किया मोर्चा, अधिकारियों पर रामचरितमानस फाड़ने का लगाया आरोप। कोलकाता के आरजीकर मामले में पीड़िता को लेकर मनोचिकित्सक का दावा, कहा मानसिक दबाव में थी, हत्या से पहले मांगी थी मदद। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन, विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, अब तक 1100 प्रदर्शनकारी हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित टिप्पणी को लेकर संसद में मचे बवाल के बीच कांग्रेस ने जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सदन को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है, जिस पर बवाल मच गया है। तो क्या है पूरा मामला और संसद में किन किन मुद्दों पर घिरी मोदी सरकार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। संसद में इस वक्त कई मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बयानबाजियां भी जारी है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को एक अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है। वहीं इस बीच अब राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दायर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किरण रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कथित बयानों को लेकर सदन को गुमराह किया। बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये नोटिस राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 188 के तहत सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा। नोटिस में उन्होंने कहा कि 24 मार्च को जयराम रमेश की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद किरण रिजिजू ने स्पष्ट रूप से गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया और डीके शिवकुमार के नाम पर झूठे बयान जोड़े। दरअसल 24 मार्च को रिजिजू ने सदन में कहा था कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो एक संवैधानिक पद पर है, उनका कहना है कि उनकी पार्टी संविधान में बदलाव कर मुसलमानों को आरक्षण देगी। कर्नाटक में मुस्लिम को 4% आरक्षण के मामले में इस वक्त मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी इसे संविधान के खिलाफ बता रही, जिस पर संसद में भी बवाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक देश एक चुनाव के 2 संशोधन विधेयकों पर बनी संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल मानसून सत्र के अंतिम हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। 17 दिसंबर को ये विधेयक सदन में पेश किया गया था। इसके साथ ही टीएमसी सांसदों ने मनरेगा को फंड न देने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और विपक्ष के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए और इस तरह मोदी सरकार को संसद में एक के बाद एक चौतरफा मुद्दों पर विपक्ष ने घेर लिया। आरोपों, सवालों और विरोध के बीच आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड के आरोप लगने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला सुना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर विवाद बढ़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठ रहे सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। कैश कांड के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर सख्त विरोध किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि उनके आने से इलाहाबाद हाई कोर्ट की छवि खराब हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने तो यह तक कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ाघर या भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं, जहां पर किसी भी भ्रष्टाचार में आरोपी न्यायमूर्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए। दरअसल 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मीडिया से बातचीत में अनिल तिवारी ने ये बातें कही और उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई किसी भी जज के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से कड़ी मेहनत करने वाले ईमानदार जजों की छवि खतरे में पड़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझते, जिस जज पर भ्रष्टाचार का चार्ज लगा उसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देंगे। अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पर अक्सर सवाल उठते रहे। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की स्थिति क्या है। सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ की खामियां दूर करना चाहिए। ऐसे में आप और भ्रष्ट लोगों को डालेंगे तो सिस्टम की खत्म हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को माननीय जज जगमोहन लाल सिन्हा जैसे लोगों से पहचाना जाता है, जिन्होंने सिटिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाया था। दरअसल मामले में विवाद और जांच की मांग के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। साथ ही उनसे न्यायिक कार्य की जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी। लेकिन 24 मार्च को हुई ताज़ा बैठक में सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में
कॉलेजियम में वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला सुना दिया गया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका न सिर्फ विरोध कर रहा है बल्कि कोर्ट के आदेश के विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी है। बताते चले, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की मांग कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर अब आगे क्या फैसला लिया जाता है। बुलडोजर एक्शन पर पिछले काफी वक्त से बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की थी। इस बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कह दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बुलडोजर एक्शन पर कैसे सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आई योगी, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त फटकार लगाई है और साफ कह दिया है कि अंतरात्मा हिल गई, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के बावजूद यूपी से बुलडोजर की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका है कि लोगों के घर गिराए जाने पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की संपत्तियों पर आए दिन बुलडोजर चला दिए जाते हैं। देश भर में राज्य सरकारें इस तरह की कार्रवाई पर अपना सीना चौड़ा करती रही हैं। ऐसे में योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगा दी। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए था। इस घटना ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति दी। बता दें, ये मामला प्रयागराज का है, जहां साल 2021 में एक वकील और एक प्रोफेसर और अन्य के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पीड़ितों के दावों के आधार पर जिस तरह तोड़फोड़ की गई उस पर आपत्ति जताई। इसमें कहा गया कि घरों को नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़ दिया गया था। मालिकों को अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। हालांकि भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस दिया गया, जिसकी कोई जानकारी नहीं। बता दें, इससे पहले भी जस्टिस उज्जवल भुइया ने राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस उज्जवल भुइया ने शनिवार 22 मार्च को कहा कि किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। उन्होंने कहा, आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने वाली ये परंपरा परेशान करने वाली और निराशाजनक है। जस्टिस भुइया ने कहा, हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति आरोपी या अपराधी हो सकता है, लेकिन उनकी माँ वहाँ रहती है, बहन वहाँ रहती है, पत्नी और बच्चे भी वहाँ रहते हैं। उनका क्या दोष? अगर आप उनके घर को तोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके सिर पर छत छिन जाएगी, ये ठीक नहीं है। वहीं जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने पिछले साल नवंबर में राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताया था। बेंच ने कहा था कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही, जिस पर अब योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कितनी इस पर रोक लगती है। एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए। महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर पूरी महायुति एक स्वर में कामरा के खिलाफ खड़ी हो गई, लेकिन इस बीच कामरा ने साफ कह दिया है कि अपनी टिप्पणी पर वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद NDA खेमे में हलचल तेज हो गई है। तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ पूरा NDA एकजुट खड़ा हो गया है। बीजेपी से लेकर शिवसेना, शिंदे गुट के नेता मंत्री सब कुणाल कामरा से माफी की मांग कर रहे हैं, सख्त एक्शन लेने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन कुणाल कामरा ने साफ कह दिया कि अपने कहे पर माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल कुणाल कामरा के शो का वीडियो सामने आते ही शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया और उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां कामरा का शो फिल्माया गया था। इसके बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा दिन इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी होती रही। इस बीच कामरा ने पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर बयान जारी किया। अपने लंबे चौड़े लेख में कामरा ने कहा, जो लोग सोशल मीडिया पर उनका नंबर लीक करने या उन्हें लगातार कॉल करने में व्यस्त थे, उन्हें पता होना चाहिए कि ये सब मेरे वॉइसमेल पर चला जाता है, जहां उन्हें वही गाना सुनाया जाएगा जिससे वो नफरत करते हैं। कामरा ने आगे कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर में छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार भी नहीं करूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी कह चुके हैं। बता दें, रविवार को आए वीडियो क्लिप पर विवाद इतना बढ़ गया कि कुणाल कामरा को कई धमकियां भी दी गई। इसको लेकर कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राज्य मंत्रियों ने भी खुलेआम चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी जाएगी तो अपने हिसाब से निपटा जाएगा। बताते चले, कुणाल कामरा को समन भी जारी किया गया, जिसमें आज यानी 25 मार्च को कामरा को खार पुलिस स्टेशन में पेश होना है। हालांकि कुणाल कामरा अभी मुंबई में मौजूद नहीं है। कुणाल कामरा को लेकर छिड़े विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की अंदरूनी कहानी को लेकर खुलासा किया है। फडणवीस ने बताया है कि कैसे 2019 में बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान हुई, जिसने राज्य का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया था।
तो कैसे फडणवीस के खुलासे ने तेज कर दी राज्य में सियासत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी और शिवसेना दशकों तक साथ रहे, लेकिन जब 2019 में गठबंधन टूटा तब इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन टूट गया था, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा राजनीतिक फेरबदल कर दिया था। इस बीच 11 साल बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने की अंदरूनी कहानी बताई है, जिसने राज्य की सियासत में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म कर दिया है। दरअसल सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में बोलते हुए फडणवीस ने पहली बार बातचीत और गठबंधन टूटने के कारणों के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब गठबंधन की बातचीत शुरू हुई थी तब उस समय शिवसेना ने अपने मन में तय कर लिया था कि उसे केवल 151 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, जबकि हमारा प्रस्ताव था कि हम 127 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना 147 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें हम अपने छोटे गठबंधन सहयोगियों को देंगे। इसके चलते बात आगे नहीं बढ़ पाई। हमने उन्हें बहुत समझाया कि हम 127 पर चुनाव लड़ेंगे और आप 147 पर चुनाव लड़ें। आपका मुख्यमंत्री होगा और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। शायद विधि का विधान यही था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन वो बिल्कुल कौरव वाले मूड में आ गए कि 5 गाँव भी नहीं देंगे। तो हमने कहा, श्री कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे, और फिर लड़ाई हो गई। बता दें 2014 में दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी। शिवसेना 151 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि बीजेपी ने 127 सीटों पर दावा किया था। बीजेपी ने शिवसेना को सीएम पद देने का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये मंजूर नहीं था। ऐसे में एक बार फिर फडणवीस ने गठबंधन टूटने को लेकर उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बता दिया है। इसके साथ ही इसको लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रहती है कि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने के लिए कौन जिम्मेदार था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।